हेलो दोस्तों, नमस्कार। म- मैं मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान लेकर आया हूं, जिसमें भूगोल तथा अर्थशास्त्र के प्रश्न मैंने बहुविकल्पीय तौर पर लिया है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे तो सामाजिक विषय में 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 6 खंड क से और 6 खंड ख से। तो मैंने कल खंड क से वीडियो बनाया था, उसको आपको मेरे वीडियो पर जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज मैं आपको भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। पहला प्रश्न है, कीर्तन दहन कृषि यानी झूम खेती भी कहते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मैं बता दूं कि झूम खेती एक प्रकार की ऐसी खेती है जो लोग जंगलों को काट कर साफ कर कर बनाते हैं, या जंगलों में काट कर उसमें आग लगाकर उसको साफ कर कर करते हैं। जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर वो अपना जगह चेंज करके दूसरी जगह करते हैं, यानी उसको चलती फिरती भी खेती कहा जाता है। तो ये जो खेती करते हैं अक्सर आदिवासी जनजाति करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में उतनी आदिवासी जनजातियों की संख्या नहीं है, राजस्थान में भी है लेकिन कम है, उत्तराखंड में भी कम है। सबसे ज़्यादा संख्या मिजोरम में है, तो हमारा ऑप्शन मिजोरम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभावी मतलब जिससे भविष्य का ऊर्जा कहा जा सकता है। तो कोयला समाप्त होने वाला है, पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, बक्साइट समाप्त होने वाला है। हवा है, ये समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ऑप्शन पवन ऊर्जा यानी हवा ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो मोटा अनाज यानी जिसके अनाज मोटे होते हैं। अब यहाँ तो चना दिया है, तो ये मोटा अनाज में चना नहीं आता है। मूंगफली भी मोटे अनाज में नहीं आता है, और मूंग तो दलहनी फसलों में आता है, तो ये आएगा नहीं। तो तीन ही इसी तरह कट गए। चौथा ऑप्शन बच गया ज्वार, यानी ज्वार बाजरा जो आता है मोटे अनाजों में आता है, तो ऑप्शन हमारा ज्वार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो जो सामान्य किसी देश का विकास है वो किसी एक क्षेत्र में नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है, केवल पैसे के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दिया पहला ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी। तो ये किसी भी देश के विकास के लिए जो ऑप्शन दिया है, ये तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय भी अच्छा होना चाहिए, औसत साक्षरता दर भी अधिक होना चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति रहेगा तभी लोग वहाँ ठीक से काम करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं? तो रोजगार की शर्तें, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सरकार का जिसमें हस्तक्षेप हो। तो रोजगार की जो शर्तें हैं वो केवल या आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव है कि पैसे का क्या जो स्थिति है वो चल रहा है। उद्यमों के स्वामित्व यानी उद्यम जो फैक्ट्रियां हैं उसके स्वामित्व किस प्रकार का है। उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या भी कैसी है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि बिना श्रमिक के तो किसी देश का विकास हो ही नहीं सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 6वां प्रश्न है। देखिए दोस्तों, एक 6वें क्वेश्चन से पहुंचने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, है ना। एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, समय लगता है, इसलिए आप लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों में चर्चा करेंगे कि आसानी से और सिंपल तरीके से कोई है जो हमें पढ़ाता है। तो इसके लिए आप लोग अपने दोस्तों मित्रों से करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जब करेंगे तो मैं उसको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? रोपण का मतलब रोपने से है। तो लोग देहात में तो धान को भी रोपते हैं तो कहते हैं कि ये रोपण फसल है, लेकिन इसमें धान का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। गेहूँ, चना, गन्ना, मूंगफली। तो गन्ना को ही जाहिर तौर पर गड्ढे बनाकर उसमें रोपा जाता है, तो इसमें जो हमारा गन्ना हो जाएगा यही सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, यानी उसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है? लोहा,
लोहा का भी इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जा सकता है। पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पशुधन है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए जाने वाली चीज़ है ना, वही है पवन ऊर्जा। ये जल्दी समाप्त होने वाले हैं और इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रसिद्ध है कोरबा प्रसिद्ध है। तो कोरबा एक जगह है जो एक प्रकार प्राकृतिक संसाधन मिलता है वहाँ पर, वही ऐसा जगह है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे ज़्यादा कोरबा में क्या मिलता है? तो प्राकृतिक गैस के लिए है प्रसिद्ध? नहीं, प्राकृतिक गैस तो ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में ही मिलते हैं। कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए और बक्साइट के लिए। तो एक कोरबा जो है ना, देखिए को से कोरबा तक, को से कोयला, कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशादार यानी जिसमें रेशे हों, जिसमें से धागे या रस्सियां बनाई जा सकती हों। तो कपास है, कपास में भी रेशा होता है और रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं। जूट में भी रेशा होता है, प्राकृतिक रेशम तो रेशा है ही। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आप ही देखा आपने श्रीलंका की क्या हालत हुई है, जो बहुत ही मतलब कहा जाए एकदम वो दिवालिया होने के कगार पर था। अब पाकिस्तान से तो देख पे कि नहीं, तो भिकमंगा देश है भाई, ये तो बहुत ही गरीब देश है ना, केवल फेंकता है लंबा लंबा। बांग्लादेश की भी स्थिति भी जनसंख्या ज़्यादा घनत्व होने के चलते ठीक नहीं है। तो इन तीनों का स्तर अगर बढ़िया नहीं है तो चौथा ऑप्शन नेपाल है, जिसकी संतुलन है थोड़ा। तो ये भारत से थोड़ा सा केवल स्थिति बेहतर है क्योंकि इसकी जनसंख्या कम है भारत की तुलना में। अगला प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। तो इसमें दिया प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये सबका अलग अलग जो क्षेत्र होता है। तो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो शामिल है वो द्वितीय क्षेत्रक में है। तो आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है 12वां प्रश्न, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो देखिए दो क्षेत्र अपने यहाँ, दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही रूप से मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें दिया पहला ऑप्शन दिया पेट्रोलियम के लिए, दूसरा दिया तांबे के लिए, तीसरा दिया सौर ऊर्जा के लिए और चौथा दिया कोयले के लिए। तो मुंबई में कोयला उतना नहीं होता है ना, तांबा के लिए नहीं है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसमें जो दिया है पेट्रोलियम के लिए, ये ऑप्शन सही है। एक मुंबई हाई है, दूसरा असम का डिगबोई क्षेत्र है। दो जगह भारत में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, तो पेट्रोलियम का मतलब तेल हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ये बाप, ये तो बार बार पूछता है प्रश्न। देखिए इसमें ऑप्शन भी ऐसा दिया है ना कि हम चक्रिया जाएंगे। इसमें दिया गहन खेती यानी ज्यादा खेती करना, बार बार कई फसलें निकालना, अधिकांश सिंचाई करना। अधिकांश सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण होता है लेकिन उतना नहीं होता है। वन उन्मूलन, जंगलों को काटने से, अक्सर लोग जंगलों को काट कर ही खेत बना रहे हैं आजकल, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए। और जो दिया अति पशुचारण, देखिए पशु अधिक चरेंगे तो मिट्टी का क्षरण होगा यानी नुकसान होगा। तो भूमि का अधिक निम्नीकरण का कारण जो है पंजाब में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए अति पशुचारण ही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत मतलब निजी, खुद का। तो बागान अपना खुद का हो सकता है, जमीन अपनी खुद की हो सकती है, चरागाह भी हो सकता है, हमारे पास ज्यादा पशु होते हैं हम कोई चरागाह बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं जिसमें खनिज संसाधन है, जो जमीन के अंदर से निकलता है या समुद्र तल से निकलता है, उस पर सरकार का अधिकार होता है। तो ये निजी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए अधिकतम कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? कपास की खेती के लिए देखिए जलोढ़ मिट्टी होती है, तो लगभग हर प्रकार की फसल के लिए होती है। लाल मिट्टी भी मोटे अनाजों के लिए लगभग होती है। लेटराई मिट्टी चिपचिपी होती है, इसमें कपास की फसल नहीं होती। तो जो लावा से बनी काली मिट्टी होती है ना, उसमें गन्ना और कपास की प्रमुख फसलें होती हैं। तो इसमें कपास, जिसमें हमारा दो राज्य है, मुंबई यानी महाराष्ट्र और गुजरात, ये सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करने वाला राज्य भी। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है, तो उसमें ये याद रखिएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। इसमें काली मिट्टी में कपास की फसल सबसे सर्वोत्तम होती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देंगे, अगर पढ़ेंगे तो जरूर देंगे। और ये 2023 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
हेमाटाइट का संबंध किस खनिज से? तो ये हेमाटाइट जो होता है ना, एक मजबूत खनिज होता है। बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू। जय हिंद।